बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के साथ। 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। फर्टिलाइजर को लेकर जीएसटी से बाहर करने का फैसला किया जा सकता है। साथ ही एप्पल कार्टन, सोलर कुकर और एयरक्राफ्ट पार्ट सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग जैसे सेक्टर में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के निपटारे पर भी चर्चा की जा सकती है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब सीधा चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। तो आलोक, बताएं क्या है जानकारी। बिल्कुल, देखिए, शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। उसमें मुख्य फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबारियों का कंप्लायंस किस तरह से आसान हो सके, इस पर फोकस रह सकता है। इसके अलावा कुछ दरों में बदलाव किए जा सकते हैं और कुछ पर क्लैरिफिकेशन आ सकता है। तो अगर हम बात करें दरों के बदलाव की, तो सबसे पहले एप्पल कार्टन की जो पैकेजिंग होती है उस पर जो जीएसटी दर है 18% से घटाकर 12% किया जा सकता है। उसी तरह से सोलर कुकर पर 18% से जीएसटी घटाकर 5% किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट पार्ट पर भी जीएसटी घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, खासतौर से जो बीड़ी, सिगरेट और स्मोकलेस टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर एक क्लैरिफिकेशन आ सकती है कि अभी जो 28% प्लस सेस उस पर लगता है, अगर ये सेस का रिजीम खत्म होता है तो आखिरकार इसको किस तरह से जीएसटी में इसको ट्रीट किया जाएगा, तो इसको लेकर एक क्लैरिफिकेशन आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कारोबारी आसानी की बात कर रहे थे, उसमें सबसे जो बड़ा कारोबारी आसानी हो सकता है वो हो सकता है कि जीएसटी रिटर्न्स को अमेंडमेंट करने की फैसिलिटी इसमें दी जा सकती है। इसमें जीएसटीआर 1A को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने जीएसटीआर 3B को अमेंड कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए जो जानकारी पहले जीएसटीआर 1 में आप दे चुके हैं, उसी के आधार पर इसको बदलाव किया जा सकेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक टीडीएस को लेकर राहत मिल सकती है। जो अभी 1% टीडीएस कटता है, उसकी जगह पर आधा % टीडीएस काटने का फैसला हो सकता है। इसके अलावा जो नए रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैन इंडिया वेरिफिकेशन की बात है, उसको बायोमेट्रिक आधार पर लागू करने का ऐलान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात की जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है, खासतौर से जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां या इंश्योरेंस सेक्टर में है, उसको लेकर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है कि आखिरकार जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मसला है, इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इसका क्या समाधान हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हालांकि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का रेट है 28%, उसको फिलहाल अभी रिव्यू करने को लेकर इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोई चर्चा होने की उम्मीद नहीं है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में खबरों की तरफ आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री सभी स्टेक होल्डर से सुझाव मशवरा कर रही हैं। मिडिल क्लास को इस बजट से क्या मिलेगा और उन्हें कितने की उम्मीद है, इस पर करेंगे एक अहम चर्चा आज शाम आवाज अड्डा में 7:57 पर। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में जोश दिखाई दिया। निफ्टी बैंक नए शिखर पर पहुंचा और वहीं सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही। सेंसेक्स की बात करें तो ये 36 अंक और निफ्टी 42 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं इंट्राडे में सेंसेक्स ने 77,851 और निफ्टी ने 23,664 का स्तर छुआ। बैंकिंग, आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। वहीं तेल, गैस, एनर्जी, ऑटो शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का कहना है कि एग्री, रूरल और इंश्योरेंस स्पेस में आगे एक्शन देखने को मिल सकता है। बजट में एग्री पर ज्यादा फोकस दिखाई दे सकता है। जिस तरह से सरकार को शिवराज जी जैसे उनको एग्री मिनिस्टर बनाया गया, मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है इसमें 2-3 चीजें बहुत जिनको फायदा मिलेगा। 22 जून को जीएसटी कमिटी की मीटिंग है, तो मुझे लगता है जो 5% टैक्स है फर्टिलाइजर्स पे, उसको या तो कम किया जाएगा या पूरा निकाल दिया जाएगा। तो एक जीएसटी रैशनलाइजेशन होगा इस पूरे सेगमेंट का। दूसरा, जो सपोर्ट गवर्नमेंट दे सकती है फार्मर्स को इन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग देम गेट बेटर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, वो हमें बजट में दिखेगा। क्रॉप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस की एक स्कीम थी जो फिर धीरे धीरे चली गई। अब उसके क्रॉप प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं करता क्योंकि वो अनवायबल था एकदम इंश्योरेंस एजेंसीज के लिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्ट मिलेंगे इंश्योरेंस एजेंसीज को कि जो फार्मर की क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप इंश्योरेंस की पॉलिसीज वो जनरेट करें प्रॉफिटेबली। तो एक मुझे लगता है कि वो एक आएगा जहां पे एक कन्वर्जेंस होगा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। एचडीएफसी बैंक में $3.5 अरब की खरीदारी आ सकती है। दरअसल पूरे हालात बन रहे हैं कि एमएससीआई में बैंक का वेटेज बढ़ जाए। कैसे, बता रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता।
बिल्कुल। और देखिए, पिछले हफ्ते भी हमने कहा था कि एमएससीआई की जो प्रोबेबिलिटी है बैंक का वेट बढ़ाने पे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने अपना हिस्सा बढ़ाया है मई के महीने में, और जो फैक्ट शीट आप देखेंगे वहाँ क्लियरली दिखेगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड और HDFC के जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं डोमेस्टिक साइड पे, उन्होंने ऐड किए हैं शेयर, जिसका मतलब FI का हिस्सा कम हुआ होगा। लास्ट क्वार्टर वो ट्रिगर नहीं हो पाया, लेकिन इस क्वार्टर में जो लोग हैं वो होपफुल हैं, क्योंकि डोमेस्टिक्स ने बढ़ाया है। FI की बिकवाली के चलते ये MSCI का ट्रिगर आता हुआ नज़र पड़ेगा। अच्छा, ये MSCI का ट्रिगर आएगा तो ऑब्वियसली अगर हम बाइंग की बात करें तो UBS का मानना यह है कि 3 से $3.5 बिलियन से ऊपर की यहाँ बाइंग आपको आती हुई नज़र पड़ेगी। और वीरू भी एक डेटा शेयर कर रहे थे जहाँ FIs ने लगभग 20,000 करोड़ का माल खरीदा है पिछले काफ़ी दिनों में। तो ऑब्वियसली क्योंकि अगर FI बाइंग है तो उनके फेवरेट स्टॉक्स में से HDFC बैंक भी एक स्टॉक है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं, डोमेस्टिक फंड बाइंग तो है ही, साथ में MSCI का ट्रिगर आगे जाके शायद इस बैंक को और मोमेंटम दे डिमांड साइड से, जहां तक कि शेयर प्राइस का सवाल है। आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लेने की उम्मीद है। बैठक में महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा धान का MSP बढ़ाने पर भी फैसला किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय और सी मनचंदा। सबसे पहले लक्ष्मण जी के पास चलेंगे। लक्ष्मण जी, बताएं कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, कैबिनेट को लेकर 2 महत्वपूर्ण खबरें होने की संभावना है। CCI की बैठक नहीं है क्योंकि CCI गठन नहीं हुआ है, इसलिए तकनीकी तौर पर सिर्फ कैबिनेट की बैठक है। पहली बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है कैबिनेट की इस बैठक में। बड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है, जिसमें वधावन पोर्ट, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट बनने जा रहा है, उस पोर्ट को यहाँ पे मंजूरी मिल सकती है। इसमें करीब 76,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये जो वधावन पोर्ट होगा उसकी खासियत ये है कि ये काफी डीप सी पोर्ट होगा, यानी बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो वधावन पोर्ट है इसके लिए ज्वाइंट वेंचर किया गया है महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का, जिस पर 26% हिस्सेदारी होगी, और JNPA जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की हिस्सेदारी 74% होगी। और इसकी कुल क्षमता जो है 254 मिलियन टन की होगी, पोर्ट की सालाना क्षमता। चलिए, एक और बड़े फैसले की उम्मीद है और जानकारी के लिए चलते हैं असीम के पास। तो असीम, ये बताएं कैबिनेट की बैठक में धान का MSP बढ़ाने पर भी क्या फैसला हो सकता है? देखिए, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें खरीफ फसलों के MSP को कंसीडर किया जाएगा। और मैं सबसे पहले बता दूं कि जून के मंथ के अंदर जो खरीफ फसलों का MSP है वो पहले भी हफ्ते में बढ़ जाता है, लेकिन इस बार पहला मौका है कि इस बार तीसरे हफ्ते तक ये पहुंचा है। जो हमें सूत्रों के बाद जानकारी मिल रही कि जो धान है उसके MSP में 117 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी बहुत देखने को आपको मिल सकती है। पिछले बार के मुकाबले ये 5% बढ़ोतरी होगी। अभी धान का MSP 2,183 रुपये है, उसको बढ़ा करके 2300 रुपये प्रति क्विंटल किया जा सकता है। इसके अलावा मूंग दाल की बात करूं तो उसका MSP 550 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकता है। मक्का का MSP 124 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकता है। कपास का MSP 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकता है। सनफ्लावर सीड्स का MSP 520 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ सकता है। तो मूंगफली का MSP 400 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बढ़ सकता है। तो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ पर हमें किसानों के लिए देखने को मिल सकती है। अब आपको कैबिनेट की बैठक ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बस आपको थोड़ी देर का इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे भी कोई नया डिसीजन इसके ऊपर आएगा हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। ओके, असीम और लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे एक दूसरी खबर के लिए। कॉनकोर के विनिवेश की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक विनिवेश विभाग को रेल मंत्रालय से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आप जुड़ गए हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कॉनकोर के विनिवेश की प्रक्रिया की बात करें तो फिलहाल क्यों नहीं ये शुरू हो पा रही? बिल्कुल, पहले खबर ये आई नई सरकार बनने के बाद कि BPCL का विनिवेश नहीं होगा, और अब मुझे जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर का विनिवेश फिलहाल नहीं होगा। और ये इसके पीछे असली वजह यह है कि रेल मंत्रालय, जो कि नोडल मंत्रालय जिसके तहत ये कंपनी आती है, उसने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वित्त मंत्रालय, जिसको विनिवेश की गाड़ी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उसने कई दौर की बैठकें की रेल मंत्रालय के साथ, लेकिन रेल मंत्रालय से सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिला कॉनकोर के विनिवेश को लेकर के। तो फिलहाल ये तय किया गया कि कॉनकोर के विनिवेश को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए। और रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि कोशिश इस बात की जा रही है कि फिलहाल कॉनकोर को ज्यादा बिजनेस उसका
बढ़ाया जाए, उसको और मजबूत कंपनी के तौर पर देखा जाए और उसके विस्तार योजनाओं पर कामकाज किया जा रहा है। ऐसे में अभी सही वक्त नहीं होगा कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर के। यहाँ एक चीज बता दूं कि सितंबर 2022 में कैबिनेट ने कॉनकॉर में 30.6% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया था। उसके बाद रोड शो भी हुआ था और फिर माना जा रहा था कि नई सरकार बनने के बाद जिन कंपनियों का विनिवेश पहले चरण में होगा उनमें कॉनकॉर भी एक होगा। लेकिन अब मेरे सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल कॉनकॉर का विनिवेश नहीं होगा। इस मुद्दे पर रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉनकॉर, तीनों को मैंने सवाल भेजा अपनी खबर को लेकर, लेकिन तीनों ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। अब बात करते हैं भयंकर गर्मी की जिसने लोगों की जान निकाल दी है। खबर यह है कि दिल्ली में गर्मी से 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं सफदरजंग हॉस्पिटल में 4 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो गई है। कई लोग वहां पर अभी भी वेंटिलेटर पर है। इसके अलावा दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी 14 लोगों से की जो जान गई है उसके पीछे बड़ी वजह गर्मी ही बताई जा रही है। साथ ही मक्का में भी भयंकर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस गर्मी की चपेट में आने से 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। गर्मी से हो रही मौतों के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। 22 मरीज आए हैं टोटल, जिसमें 5 मरीजों की मौत भी हो गई है सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक की वजह से। एंड जो बाकी पेशेंट्स हैं उसमें करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। आरएमएल हॉस्पिटल में कल 11 पेशेंट्स आए थे हीट स्ट्रोक के। उसमें एक दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक महिला आई थी जो कि अबाउट 82 इयर्स की पेशेंट थी वो, और वो बहुत शॉक्ड कंडीशन में थी और गैस्पिंग थी, यानी बिल्कुल लिटरली जैसे क्रिटिकल लास्ट स्टेजेस है पेशेंट के, इस कंडीशन में वो आई थी। हीट है और काफ़ी सारे पेशेंट्स हीट इंजरीज़ को लेके, हीट स्ट्रोक को लेके लोकनायक में आते हैं। हमारे पास अभी 9 पेशेंट एडमिट हैं, 9 पेशेंट्स आर एडमिटेड इन LNJP, जिसमें से 5 पेशेंट थे वेंटिलेटर पे, एक अभी वेंटिलेटर से आज बाहर निकल गया। तो आज 4 पेशेंट अभी भी वेंटिलेटर पर हैं क्योंकि बहुत सिक हैं, बहुत क्रिटिकल हैं, और कुछ पेशेंट्स को तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी है। तो दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को आपने सुना और जाना कि किस तरह से अब ये गर्मी उनकी जान पर आ पड़ी है। और हमारे साथ असीम जुड़े हुए हैं। असीम, लगातार आप गर्मी से जुड़ी कवरेज कर रहे हैं, लेकिन आज की बात की जाए या बीते 24 घंटे की बात की जाए तो पुराना 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और अब लोगों की जान भी जा रही है। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो पूरा अपडेट क्या है आपके पास, कब तक राहत मिलेगी गर्मी से? देखिए दीपाली, जो गर्मी है वो लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी का कहर है। जो मौसम विभाग है उसने करीबन 10 राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और पिछले 3 दिनों से गर्मी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री रहा, यानी कि ये पिछले 60 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। अब तक की सबसे गर्म रात थी, जबकि तापमान बिल्कुल भी कम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और यही वजह है कि जो मरीज है उनका अस्पताल में पहुंचना ऑलरेडी जारी हो चुका है। हालांकि आज से थोड़ी सी गर्मी से आपको राहत मिलने की शुरुआत हो जाएगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जिससे कि जो पंजाब और हरियाणा है उसके अंदर बारिश होगी। दूसरी तरफ मानसून ने भी अपनी शुरुआत काफी तेजी से अभी कर दी है। तो 30 जून तक मानसून के दिल्ली पहुंचने के आसार है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गर्मी और कम हो जाएगी और लोगों को राहत इससे मिलेगी। चलिए, शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से असीम बता रहे थे कि जून के महीने में न्यूनतम तापमान का 55 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज राजधानी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि साल 1969 से आज तक का जून का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है। कहने का मतलब यह है कि राजधानी में न्यूनतम तापमान भी 55 साल में सबसे गर्म रहा है। तो इस भीषण गर्मी से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, आइए सुनते हैं। ह्यूमिडिटी है, गर्मी ज़्यादा है, जिसके चलते अपना प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। काफ़ी मतलब ह्यूमिडिटी है और लू चल रहा है। लू के दौरान मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए ये शिकंजी का तो ये थोड़ा सा ये राहत है। पीने के लिए थोड़ा अंदर तरल पदार्थ हो, इसके लिए पी रहे हैं। दिक्कत तो सर बहुत है अभी, क्योंकि गर्मी इतना ना ज़्यादा हो ही गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो ढक के चलना तो ज़रूरी ही है। धूप तो ये रहा है सुबह ही 5 बजे,
क्योंकि इतना ना गर्मी है कि सबसे ज़्यादा हार्ड गर्मी है इस साल की, तो इतनी तो गर्मी कभी देखा ही नहीं था। कई लोग बाइक पे चलते चलते बेहोश हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, गिर जाते हैं क्योंकि इतना ना हार्ड ही गर्मी है कि कहीं भी गिर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कॉलेज से आते हैं जाते हैं रोज़ गर्मी में, तो नहीं हो पाता हैंडल, और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। तो भीषण गर्मी के बीच राजधानी में पानी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 15 दिन से दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अब हालात ये है कि एनडीएमसी के तहत आने वाली दिल्ली में भी खासतौर पर वीआईपी इलाकों में भी पानी आना बंद हो गया है। बड़े अधिकारियों के सरकारी आवासों के आसपास टैंकर लगने लगे हैं। यहां तक कि अब अस्पतालों में भी पानी की कमी हो गई है। गीता कॉलोनी, वसंत विहार, चाणक्यपुरी, खिचड़ीपुर और लगभग दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों की बात करें तो इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो ज्यादा पानी भरने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरी संवाददाता रीमा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये उस विकसित भारत की तस्वीर है जो चांद पर पहुंचने का दावा करता है, लेकिन जमीन की सच्चाई ये है कि बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और आलम यह है कि सुबह सुबह सैकड़ों की तादाद में जब यहाँ पे टैंकर पहुंचे तो ऐसे ही कतारबद्ध होकर पानी, वो भी पीने का पानी लेते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी दूर दराज इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की वो तस्वीर है जहाँ पे दावे तो ये किए जाते हैं कि हम खूब विकास कर चुके हैं, हमने तो यहाँ पे चमचमाती हुई सड़कें बना दी है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाओं में एक है पीने का पानी, उसके लिए लोग कैसे तरस रहे हैं उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब तक हम बात कर रहे हैं कैसे यहाँ पे आपस में थोड़ी कहा सुने की भी नौबत आ जा रही है, क्योंकि सबको है कि ये पीने का पानी हम कैसे भी ले लें। अगर ये पानी इस वक्त ये नहीं ले पाए तो फिर इन्हें 24 घंटे का यानी कल सुबह तक का इंतजार करना होगा, और इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इन्हें पानी मिल ही जाना। सुबह में इसी तरीके से लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं। सुबह में रोज यहाँ पे ऐसे ही होते हैं। जब से केजरीवाल सरकार की जो पानी गई है, पानी टंकी, तब से ये हालत है। टंकी की माफिया इतनी बंद कर दी है, टंकी बिल्कुल बंद कर दी है। वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द पानी दिलवाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिला तो वो फिर 21 तारीख से मजबूरन सत्याग्रह शुरू करेंगी। और वहीं दिल्ली में जल संकट को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज भी बीजेपी के नेताओं ने जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि अगर आतिशी को सत्याग्रह करना है तो वो अपनी सरकार के खिलाफ करे। आतिशी नौटंकीबाज या इस तरह के ड्रामे कर बाज में, मतलब आम आदमी पार्टी के सारे नेता परफेक्ट हैं। सिर्फ अपनी चोरी, कालाबाजारी और पानी का गोरख धंधा, ये है। आतिशी को अगर सत्याग्रह करना है तो अपनी पार्टी के खिलाफ करे, जिसने जल बोर्ड को लूट का अड्डा बना दिया। 73,000 करोड़ का हिसाब दे आतिशी, मार लेना कि पिछले 10 सालों में 600 करोड़ के फायदे वाला जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे पे कैसे आ गया, उसका जवाब दे दें। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। 12th पास करने वाले स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि किस कोर्स में एडमिशन लें। इस वक्त देश में ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन सही ऑप्शन चुनना आसान भी नहीं है। अब इसमें हम करेंगे आपकी मदद। हमारी खास सीरीज में आज बात करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम की। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। 12th के बाद अब कोर्स करें खास। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर बिहार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम ने 1600 साल पुराने नालंदा की धरोहर का दौरा भी किया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास ही नए परिसर का निर्माण हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस 1749 करोड़ रुपए की लागत से बना है। उद्घाटन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत वहां मौजूद रहे। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।